शशांक this side and I welcome you all to our all-rounder classes. So आज हम लोग का टॉपिक है the Russian Revolt and this is the second lecture of the second chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. हमने इससे पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर को हमने कंप्लीट किया and this is the second lecture of the second chapter of class 9 history. हम लोग इसमें देखेंगे रसिया में जो रिवॉल्ट हुआ और उसके बाद सबसे पहले देखेंगे वहाँ का फेस क्या था उस टाइम जब 20वीं शताब्दी में इतना कुछ हुआ, वहाँ पर रिवॉल्ट हुआ, कौन सा एम्पायर था, वो तो कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रशियन एम्पायर इन 1914 में रशियन में कौन लोग थे, तो वहाँ का सोसाइटी का फेस क्या था। 1914 में सार निकोलस टू वहां के रूलर थे और वहां की जो टेरिटरी थी वो मॉस्को में थी रशियन एम्पायर का। और वह आजकल जो हम लोग जानते हैं फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन और पार्ट्स कुछ पोलैंड के कुछ पार्ट्स उसमें और बेलारूस, ये सब जो एरिया थे वो रशिया एम्पायर के अंडर आते थे। और ये जो हुआ था ये पैसिफिक ओशियन तक स्ट्रेच था, मतलब रशियन जो एम्पायर था वो 1914 में सार निकोलस सेकंड रूलर के अंतर्गत वो था और ये मॉस्को में उसका टेरिटरी था। फिनलैंड, लैटविया वगैरह जो हम लोग इसको जानते हैं वो वहाँ के एरिया में थी और उसका जो एरिया था वो पैसिफिक ओशियन तक स्ट्रेच मतलब खींचा हुआ था। और वहाँ का जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी वो रशियन थी। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थी वहाँ के मेजोरिटी लोग थे और उसी के साथ साथ वहाँ पे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लोग थे। तो दिस वाज द फेस ऑफ द रशिया एम्पायर इन 1914। हमने देखा 1914 का ये फेस था। अब हम लोग देखते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमी और सोसाइटी उस टाइम रशिया में क्या थी। तो सबसे पहले बात आती है कि वहां के लोग क्या करते थे। तो उस टाइम 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में वहां के जो लोग थे वो मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और वहां का 85% जो आदमी थे मतलब जो सिटीजन थे वो फार्मर्स थे। और उसी के टाइम रशिया बहुत बड़ा मतलब एक्सपोर्ट किया करता था ग्रेन को ऑल ओवर द वर्ल्ड में। मतलब जो रशिया था उसमें रशिया में ग्रेन की खेती बहुत ज्यादा होती थी इसलिए वो बेचा करता था दूसरे से। और उसके बाद ये कहाँ होता था तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को क्या था, इसका टेरिटरी था। तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में जो था इंडस्ट्रियल एरिया था, मतलब वहीं पे उद्योग का जो होता है वहीं पे उसका एरिया था। और 1890s में हुआ क्या था कि उस टाइम रशिया का जो रेलवे था वो एक्सपैंड कर रहा था और उसी के साथ जैसे ही रेलवे एक्सपैंड किया तो उसका क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल जो भी आप कहीं भी आपको जाना होता है, मूव करना होता है, शिफ्ट करना होता है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए एक रोड मैप मतलब नेटवर्क। तो उस टाइम हुआ ये कि जब रशियन का रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड किया तो वहां फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए और वहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए जो वहां पे चाहते थे कि फॉरेन से आके रशिया में हम मतलब अपना कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो वो लोग क्या किए कि वो लोग कोल और आयरन पे ध्यान दिए। कोल का जो था कोयला उसको 2 गुना प्रोडक्शन कर दिया गया और जो आयरन था उसको 4 गुना कर दिया गया। और 1900s में तो 1900s में क्या हुआ कि फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन इक्वल हो गए नंबर में। जो फैक्ट्री वर्कर थे और जो क्राफ्टमैन थे वो लोग एकदम इक्वल हो गए। और इस टाइम हुआ था ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी था, ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट चाहता था कि कुछ चेंजेस आए। तो गवर्नमेंट क्या किया कि मिनिमम वेजेस, ठीक है, और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क पर मतलब अपना जो होता है रूल वो देखने लगा कि इसमें हम क्या काम कर सकते हैं। लेकिन वहां के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टी था वो प्राइवेट था और आप लोग भी नहीं या फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि जो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें कुछ सरकार आके दखल अंदाजी करे। तो उसके बाद हुआ ये कि क्राफ्ट्स यूनिट और स्मॉल जो शॉप्स थे वहां का वर्किंग आवर और जो एक फैक्ट्री का होता है वर्किंग आवर बहुत ज्यादा डिफरेंस था। बात ये थी कि स्मॉल शॉप्स और क्राफ्ट्स यूनिट में 15 आवर्स हुआ करते थे
और फैक्ट्री में 10 to 12 आवर। तो बहुत मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं आ रहा, लेकिन जो भी अगर 3 घंटा डिफरेंस आ रहा है तो सोच के देखो आप लोग एक महीना में कितना है। अगर 90 अगर मानिए अगर 22 दिन काम होता है या फिर 28 दिन काम होता है, कितना दिन काम होता है, तो उसके लिए 15 अगर 3 घंटा बढ़ रहा है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट उसका जो प्रोडक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो यही सब उस टाइम का इकोनॉमी था। और हम लोग देखते हैं वहाँ के जो वर्कर्स जो थे उनका भी अपना एसोसिएशन था। मतलब जैसे अपना अपना यूनियन होता है, कोई अगर जैसे आजकल देख सकते हैं जैसे हमारे इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे सबका एक अपना एसोसिएशन होता है। कोई अगर लॉयर है उसका एक अपना एसोसिएशन होता है, अपना ग्रुप होता है। कोई अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उनका एक अपना होता है। जो वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर, कहीं भी हम लोग आए दिन सुनते हैं, न्यूज चैनल पे देखते हैं कि वहां पे स्ट्राइक हो गया। कैसे होता है? एसोसिएशन से होता है। तो वर्कर्स में वहां पे जो थे वो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे, और उनका किसी किसी वर्कर का अपने गांव से जो आते थे उनका किसी किसी का अपना गांव से स्ट्रॉन्ग लिंक हुआ करता था, और कोई कोई शहर में आके सेटल हो चुके थे। और बहुत सारे ऐसे थे कि जो एसोसिएशन भी फॉर्म कर लिए थे। और जो वहाँ के जो मेटल वर्कर थे, जो मेटल को काम किया करते थे, धातु का निर्माण करते थे, उनके हिसाब से जो वो लोग थे, उनका जो ग्रुप था वो वर्कर्स के फेज में अपने आप को ऑफिसर ग्रेड टाइप मानते थे। और वहां की जो विमेन थी वो 31% 1914 तक अपने आप को अमेंडमेंट करवा के उसमें अपना 31%, कब तक? तो 1914 तक 31% वीमेन अपने आप को उस मतलब फैक्ट्री में कई वर्कर के रूप में खुद को स्टेब्लिश करने लगी। और लेकिन उनका एक प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था लो वेजेस। उनका जो सैलरी था बहुत ज़्यादा कम था। और उसके बाद उन्होंने भी एसोसिएशन फॉर्म किया, और 96 to 97 1896 to 1897 हुआ ये कि मेटल इंडस्ट्री 1902 में, और 1897 का होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे स्ट्राइक्स होने लगे। स्ट्राइक्स मीन्स ये कि अब उस टाइम का ये नियम था, जो भी हमारे वर्कर्स थे उन अगर किसी कोई फैक्ट्री ओनर किसी को निकाल देता था फैक्ट्री से, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो लोग एक अपना स्ट्राइक करते थे कि हम लोग काम नहीं करेंगे। या फिर कोई अपना होता है वो लोग कुछ ऐसा करते थे ताकि वो जो ऑनर था उसको वापस उस अपने कारीगर को वापस जॉब पे रखने के लिए मजबूर हो जाए। सो ये कब का हुआ? तो एक मामला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कब हुआ? तो 96 to 97, 1896 to 1897। और मेटल इंडस्ट्री में कब हुआ? तो 1902 में। अब हम लोग देखते हैं कंट्री साइड में क्या था। जो देहात का इलाका था वहां पर जैसे हुआ, मैंने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बहुत लोग क्या किए कि नोबिलिटी के साथ जाके अपने आप को स्टैब्लिश किए। लेकिन यहाँ पे क्या था कि नोबल्स को ये लोग बैकवर्ड लाइक उसको चाहते थे। ये लोग जो फार्मर्स थे वहाँ पे सिटीजन थे मैक्सिमम, चाहते थे कि जो नोबल्स के अंडर जो मतलब उनके लैंड है वो सब वापस इनको दे दिए जाए। तो नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स, ये तीन का वहाँ पे राज था कंट्री साइड में। अब हुआ ये कि नोबल्स जो थे वो उनका पावर था, और वो पावर ऐसा था कि वो अपने मतलब कोई मुखिया कैसे बनता है, फिर कोई अपना इलेक्शन में कैसे कोई जीतता है, पब्लिक सपोर्ट मिलता है सिटीजन से। लेकिन यहाँ पे जो नोबल्स थे उनका सपोर्ट कौन दिया था? तो ये दिए थे सार निकोलस सेकेंड। उनके सपोर्ट से वो खुद को स्टैब्लिश कर लिए थे। उनका पॉपुलेशन जो सिटीजन था कोई नहीं चाहता था कि उनका ये पावर रहे। तो उसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे बात बढ़ी, क्योंकि नोबल्स को उस टाइम पावर थे और ये लोग चाहते थे कि नोबल्स जो थे वो इनको उनका जमीन लौटा देते, वो इनको लौटा दे। तो ये लोग क्या किए, जो वर्कर्स थे वो रेंट देना बंद कर दिए। अब रेंट देना बंद कर दिए उसके बाद बहुत सारे दंगा हो गया, बहुत सारे यहाँ तक कि उनका प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी लूट लिया गया। और उसी के साथ 1902 में साउथ रसिया में और 1905 में ऑल ओवर धीरे धीरे रसिया में फैल गया। क्या फैला? तो स्ट्राइक कि वर्कर्स जो थे वो नोबिलिटी को, जो भी मतलब नोबल्स थे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो बात ऐसी आई कि जब वर्कर्स ये चाहते थे, फार्मर्स ये चाहते थे कि उनका जो अपना जो जमीन था जो नोबल्स के कंट्रोल में था वो इनको वापस दे दी जाए। तो ये धीरे धीरे वॉर के रूप में सामने आने लगा। और 1914 से पहले जितने भी पार्टीज थी वो इलीगल थी। 1914 से बिफोर जितनी भी पार्टीज थी वो इलीगल पार्टीज थी। हुआ ये कि 1898 में
रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का मतलब डिस्कवरी किया गया, और इनके पीछे जो आइडिया था वो था मार्क्स का। वैसे लोग जो मार्क्स के आइडिया को आगे लेके जाना चाहते थे, ताकि जो भी लैंड का जो प्रॉब्लम था, जो नोबल्स के कंट्रोल में था, जो फार्मर्स को दे दिया जाए, और भी जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने के लिए लोगों ने ये पार्टी का निर्माण किया, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इनका क्या था, इनका न्यूज़पेपर निकलता था, और बात ये थी कि ये सरकार का जो अटैक से बचने के लिए ये लोग छुप छुप करके अपने बनाया करते थे। और इन लोगों का था कि जो मोबिलाइज वर्कर थे और ये ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स मींस इन लोगों का एक न्यूज़पेपर निकलता था, और जिससे वर्कर्स के बीच में वो जाता था, और जिससे स्ट्राइक्स हुआ करते थे। मतलब जो स्ट्राइक्स, जैसे कोई अगर काम नहीं करना चाहता है तो कोई स्ट्राइक कर देगा। सो बात यह है कि 1900 तक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी आई। अरे क्यों आई? क्योंकि ये जो लोग थे जो ये द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मार्क्स के आइडिया पर जो आगे लेके आए, उनके हिसाब से मानना ये था कि जो फार्मर अपना लैंड बांटते हैं वो लोग कहीं ना कहीं वर्कर्स जो होते हैं, जो दूसरे के अंडर काम करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो लैंड वाले जो फार्मर्स होते हैं, तो वैसे फार्मर्स इन लोगों की सहायता, इन लोगों के सेंटीमेंट से बहुत क्लोज थे। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे गांव जाकर अपना अपना विचार प्रकट किया। और उसी के बाद 1900 में ये लोग क्या किए, क्योंकि फार्मर्स जो थे बहुत ज़्यादा सशक्त हो रहे थे, और 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का ये लोग डिस्कवर कर लिए। अब हुआ ये कि ये जो पार्टी थी, इनका क्या कहना था, इनका डिमांड ये था कि पीजेंट्स का जो राइट था वो दे दे, और जो फार्मर्स का जो लैंड है वो नोबल्स इनको वापस लौटा दे। तो बात घूम फिर के वही पे आ रही है कि जो मेन क्या है, जो लैंड था नोबल्स के अंदर वो इनको फार्मर्स को वापस दे दिया जाए। अब बात ये था कि जो फार्मर का जो लैंड वापस आने का आया बात, तो इस पे कोई माने नहीं। और ये क्यों नहीं माने? क्योंकि सबका मानना यही था कि वो लोगों का जो ग्रुप था उसमें यूनिटी नहीं था, और यूनिटी नहीं था तो वहां पे जो विचार था, जो उसका मेन जो सॉल्यूशन था वो सबके लिए अलग अलग था। जैसे किसी अगर एक आदमी का जो नोशन है लाइफ का वो दूसरे आदमी से अलग था, सेम था यहाँ पे, क्योंकि यूनिटी नहीं था। और ये बात ये हुआ कि डिवाइडेड ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो विचार था, इनका जो माइंडसेट था वो अलग अलग था। और ये किस पे डिवाइडेड थे? तो स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये बोल्शेविक एक ग्रुप था, उनके जो लीडर थे उनका नाम था लेनिन। उनके हिसाब से कहना ये था कि बोल्शेविक का मतलब जो भी ग्रुप हो, उनके जो मेंबर्स हो वो क्वालिटेटिव हो, नंबर पे ध्यान दे, लिमिटेड नंबर में हो, और उनके जो क्वालिटी हो, उनके डिसिप्लिन हो, और नंबर ऑफ क्वालिटी मेंबर्स हो। और इनके जो साफ जो इनके सामने थे अपोजिशन में, वो मंचविक ग्रुप थे। उनके हिसाब से जो भी लोग थे सबको मतलब एक साथ आओ, मेला लगा के सबको ग्रुप में रख दो, उनके हिसाब से ये था माइंडसेट। तो ये बात ये आई कि धीरे धीरे ये वॉर के रूप में आने लगी। और ये वॉर कहाँ हुआ? तो 1905 का रिवॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ और ये क्यों हुआ, और टर्बुलेंट टाइम इसको क्यों कहा गया है? हम लोग यहाँ पे लाते हैं कि जार वाज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। उस टाइम तक जार का जो था पार्लियामेंट में कोई मतलब उसका अधीन नहीं था, और कैंपेन्स के लिए स्टार्ट हो गया था स्टेट को एंड करने के लिए। और उसी के बाद सोशल डेमोक्रेट्स मिल गए। किससे मिले? तो रिवोल्यूशनरी से मिल गए। सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरी आपस में मिल गए। और ये इनके अंडर काम कौन कौन करने वाले थे, इनके मेंबर्स कौन थे? इनके मेंबर्स थे वर्कर और पीजेंट्स, ये दोनों के अंडर थे। और इन लोगों ने क्या किया कि ये डिमांड करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करने लगे गवर्नमेंट से। अब जैसे ही हुआ, जैसे इनका डिमांड आगे बढ़ा, तो इन लोगों का सेंटीमेंट क्या हुआ कि नेशनलिस्ट लोगों से और जो कुछ मुस्लिम थे उनको क्या चाहिए था कि जो मुस्लिम थे उनको मॉडर्नाइज इस्लाम चाहिए था, और इन लोगों को भी अपना जो हक था कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहिए था। और उसी के बाद नेशनलिस्ट का इनको सपोर्ट मिला, इस्लाम का इनको सपोर्ट मिला जो मुस्लिम से थे। और उसी के बाद 1904 में हुआ ये कि प्राइस इंक्रीज कर गया, ओके, एंड सैलरी जो था वो 20% कट हो गया। अब उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही प्राइस बढ़ गया,
सैलरी कट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दंगे फसाद होना स्टार्ट हो गया। इसके लिए हुआ ये कि ड्रामेटिकली मीन्स सडनली हुआ ये कि जो ग्रुप मेंबरशिप था, मेंबरशिप ऑफ वर्कर जो एसोसिएशन था वो उसमें मेंबरशिप इंक्रीज करने लगा अचानक से। और एक बार हुआ ये कि रसियन वर्कर का जो असेंबली था उसमें से 4 मेंबर्स को मतलब डिक्रीट कर दिया, डिसमिस्ड कर दिया गया। कहाँ किया गया? तो पुटिलोव आयरन वर्क्स पे इनको हटा दिया गया। 4 मेंबर्स कहाँ के? तो रसियन वर्कर असेंबली के थे। अब जैसे ही ये हुआ पूरा, क्योंकि ये लोग का अपना था एक ग्रुप के स्ट्राइक कर देना है तो स्ट्राइक कर देना है, दंगा कर देना है, काम नहीं करना है। तो ये लोग क्या किए कि स्ट्राइक का कॉल हुआ और स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक कहाँ हुआ? तो वर्कर्स आए सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ पे स्ट्राइक कर दिए गए। 11 लाख वर्कर्स आए और सेंट पीटर्सबर्ग में आके स्ट्राइक कर दिए। और उसके बाद इन लोगों का क्या था डिमांड? ये डिमांड का ये था कि वर्किंग आवर्स कम हो, वो 8 घंटे का हो जाए और इंप्रूवमेंट इन वेजेस, इनका जो सैलरी था सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए और उनका जो वर्किंग कंडीशन था वो भी फिक्स किया जाए। अब बात ये आ रहा था कि इनके जो लीडर थे उनका नाम था गैपोन। फादर गैपोन को क्या लीडर था। ये जब विंटर पैलेस में गए, विंटर पैलेस में अपना प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, जब ये अपना जुलूस लेके यहाँ विंटर पैलेस पे गए तो वहां पे पुलिस और फोकैक्स ने इन पे अटैक कर दिया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 300 के आसपास लोग जख्मी हुए। अब इसको एक 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ब्लडी संडे किसको बोला जाता था? तो जब फादर गैपोन अपने जुलूस को लेके गए थे विंटर पैलेस पे, तो अगर कोई बोले कि ये ब्लडी संडे कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो विंटर पैलेस पे हुआ था। क्यों हुआ था? तो ये जब जुलूस लेके आए थे तो उनपे अटैक कर दिया गया था, गैपोन लेके आए थे। अब उसके बाद क्या हुआ? स्ट्राइक्स हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई मीन ऑल ओवर द कंट्री स्ट्राइक्स होने, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट क्या किया कि पुलिस आके 100 लोगों को मार दिया, 300 लोग जख्मी हो गए। जब आप जुलूस को एक मारते हो, जुलूस में जब आप कुछ दखलंदाजी करते हो, उसका क्या प्रभाव आया? प्रभाव ये आया कि स्ट्राइक्स होने लगे। यूनिवर्सिटीज जो थे, मतलब जहां भी एजुकेशन सिस्टम था सब जगह पे छात्र लोग क्या किए, स्टूडेंट्स के कारण सब कुछ बंद कर दिया गया। और क्योंकि वहां पे मेजोरिटी पार्टी आ रही थी, एक साथ फॉर्म कर रही थी पार्टी, हुआ ये कि लॉयर, डॉक्टर और इंजीनियर और भी मिडिल क्लास लोग जो लोग मतलब पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने क्या किया कि एक अपना एसोसिएशन फॉर्म कर दिया। क्योंकि इतने सारे दंगे फसाद हो रहे थे, उनका नाम पड़ा यूनियन ऑफ यूनियन। और इन लोगों ने क्या डिमांड किया? तो दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन लोगों के जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे एंड द एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग, इन लोग क्या किया, साथ में लॉयर्स, इन लोगों ने मिलकर यूनियन ऑफ यूनियन एक ग्रुप एसोसिएशन फॉर्म किया। इनका डिमांड क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड था। अब उसके बाद बात ये आया कि उसी टाइम जो सार था, इन्होंने क्या किया कि अपना जो भी लाइक वर्कर्स का जो भी आ रहा है कमिटमेंट कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए लोग होता है कोई हेल्प करने के लिए कमेटी लाए। और वो कमेटी जैसे ही लाए तो कमेटी का नाम क्या पड़ा? ड्यूमा। इजी है नाम, ड्यूमा। तो वो ड्यूमा के क्या कि उनका काम यही था कि इनको हेल्प करे। लेकिन जैसे ही ये ड्यूमा आया कि इतना ना मतलब लाइक प्रोटेस्ट इतना इंक्रीज कर गया कि पहला जो आया था ड्यूमा, फर्स्ट जो आया था ड्यूमा, वो 75 डेज में हटा दिया गया। और उसी के बाद जो सेकेंड आया ड्यूमा, उसमें क्या हुआ कि 3 महीना में, फर्स्ट ड्यूमा आया 75 डेज में हटा दिया गया, सेकेंड ड्यूमा आया वो 3 मंथ्स में बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो राजा थे सार, वो नहीं चाहते थे कि उनका जो पावर है उन पे कोई भी मतलब कोई आके उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, इसलिए दोनों ड्यूमा को हटा दिए। और फाइनली जो ड्यूमा आया उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव को जगह दिया गया और बाकी को हटा दिया गया ताकि इनके जो पावर था उनको कोई कमी नहीं आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड लेक्चर of the second chapter of class 9 history, socialism in Europe and the Russian Revolution.
अब हम लोग इसके आगे देखेंगे जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका रिजल्ट क्या आया। So this was all about today's lecture. If you are new here, please like, share and subscribe our channel. And if you have any query, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे आप इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So please put your query, put your doubts and we will clear it. Thank you for joining us.